बात हो रही थी, क्रम विनिमय नियम की बात हो रही थी। तो बाबू कल इसकी चर्चा हमने थोड़ी बहुत आपके साथ की थी कि बाबू कम्यूटेटिव लॉ है क्या, इसका हिंदी अगर कहा जाए तो क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है बाबू, मतलब क्रम को बदलना है। अब इसके दो नियम होते हैं, एक होता है एडिशन का, एक होता है मल्टीप्लिकेशन का। मतलब एक होता है जोड़ का, एक होता है गुना का। तो कहता है कि आप ए में बी जोड़िए या इसी क्रम को पलट दीजिए, इसके जगह पर ये आ जाए और इसके जगह पर ये आ जाए। फिर से जोड़ेंगे तो दोनों का मान आपस में बराबर होता है। और ये नियम को कौन फॉलो करता है? अदिश फॉलो करता है, स्केलर फॉलो करता है। आपको बताया गया था, अगर अदिश ए है और ये अदिश बी है, स्केलर ये है, बी स्केलर है, तो ए स्केलर में बी स्केलर जोड़े या पलट के जोड़ दे तो उसका भी मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए तो कल बोले थे हम लोग कि ये स्केलर जो होते हैं ना, इन नियमों का क्या करते हैं बाबू, पालन करते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का हिंदी हो जाएगा जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्रम को बदल करके भी आप जोड़ेंगे तो मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 भी क्या होगा, 5 होगा। एक होता है गुना का, तो आप ए में बी गुना कीजिए या आप बी में क्या कीजिए, ये गुना कीजिए, फिर से दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना, क्रम को बदल के अगर गुना करते हैं और इसके जगह पर ए और बी के जगह पर अगर कोई नंबर ना होके कोई अदिश होता है, कोई स्केलर होता है, तो ए स्केलर में बी स्केलर से गुना कीजिए या बी स्केलर में ए से गुना कीजिए, दोनों का आपस में मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ हो जाता है। अब आता है बाबू एसोसिएटिव लॉ। इसका थोड़ा सा फंडा बाबू हल्का सा कल थोड़ा सा कुछ और बताए थे, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें है क्या बाबू, अगर 3 लोग हैं, 3 वो नंबर है, तो किन्हीं 2 नंबर को आपस में आप जोड़ दीजिए और जो आता है उसको तीसरे के साथ जोड़िए, उनका जो मान होता है। अब बाबू क्या कीजिए, 2 लोगों के साथ जोड़े थे, इनको अब अलग कर दीजिए, अलग करके किसी एक को अलग कर दीजिए। तो मैंने ए को अलग कर दिया है और बी और सी को फिर आपस में क्या किया, पहले इनको आपस में जोड़ा था और फिर बाद में इनके साथ जोड़ा था, तो इनका जो मान होगा अब इनको साथ में जोड़ दीजिए और इसको फिर बाद में जोड़िए, तो इनके मान के बाद क्या होता है बाबू, बराबर होता है। यानी इनको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे या इनको आपस में जोड़ के या इनमें से ये और इनको आपको जोड़ करके जो बचेगा उसको जोड़ेंगे, उनका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है, यानी जोड़ का आपका साहचर्य नियम होता है। यही काम बाबू गुना के केस में भी होता है। बाबू आप किसी 2 को गुना कीजिए फिर तीसरे को गुना कीजिए, या तो इसको इनमें से किसी एक के साथ गुना कीजिए फिर इनको तीसरे के साथ गुना कीजिए, उनका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ क्या बाबू, मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, यानी गुना का साहचर्य नियम कहलाता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बस सिंपल सा है कि 2 को जोड़ के किसी तीसरे को गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, या इनको मल्टीप्लाई इनके साथ कीजिए, फिर एडिशन है तो एडिशन का चिन्ह लगाइए, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ कीजिए। कोष्ट का रूल तो यही होता है ना कि कोष्ट के भीतर जो भी होगा उनके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो सबके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, जोड़ का चिन्ह लगाइए, फिर इसका गुना इसके साथ कीजिए, इन दोनों का मान, इनका मान और इनका मान, इनके मान के क्या होगा बाबू, बराबर होगा। क्या बाबू, सिंपल सा बात है ना जनता, कि 2 × 3 + 4 अगर है, तो इसको आप गुना, ये कोष्ट का मतलब गुना ही ना यहाँ पर, तो गुना कीजिए, तो 2 × 3। अब इसको इसके साथ गुना कर दिए, जोड़ लगा दीजिए, फिर इसके साथ क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो आप यहाँ से 4 3 7 हो गया और ये गुना में 2 है, और यहाँ आपका क्या हो गया 6 और क्या बाबू 8 हो गया, तो ये भी तो 14 हो रहा है और ये भी क्या बाबू 14 हो रहा है। समझ में आ रहा ना। तो ये आपको जो नियम बताया गया है, अभी कल भी थोड़ा सा चर्चा इसके साथ हम किए थे। प्यारे बच्चों, ये सारा नियम आपको 7th या 8th क्लास में या 6th क्लास में पढ़नी थी आपको पहले, लेकिन थोड़ा सा बहुत दिन हो गया हमें पढ़े हुए, तो हाँ इंसान को भुलाता है सब कुछ बाबू, क्योंकि हम लोग भी हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम जो पहले पढ़े थे आज भी वो याद है, नहीं, सबके साथ वही है। रिवीजन करते हैं तो याद रहता है। जैसे कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले बिछड़ चुके थे हमसे,
बहुत अच्छे दोस्त थे या दोस्त हैं, लेकिन 10 साल पहले बिछड़ा हुआ है, आज तक उससे नहीं मिले, लेकिन दोस्ती उससे हमारी बहुत पक्की थी। उस समय जीते थे तो उसके लिए, मरते थे तो अपने लिए, मतलब एक दूसरे के लिए। अब मैं आपसे कहूं कि वो दोस्त अगर 5 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले कोई आपका फ्रेंड था, कोई आपका दोस्त था, मैं अभी आपको कहूं जो सबसे पक्का दोस्त था, देखिए जो तो आपका पक्का दोस्त था ना, अभी उसका चेहरा आपको नहीं देखना है, उसका नाम आपको लेना है, लेकिन उसका चेहरा याद नहीं करना है। तो कोई ऐसा दोस्त हो जो 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले मिला हो, उसको चेहरा, उसका नाम लीजिए, उसका चेहरा आपके सामने नहीं आना चाहिए। तो आप नाम ले रहे हो, उसका चेहरा आपके सामने दिख रहा होगा, क्या जनता? क्यों? क्योंकि वो चीजों को हमने बहुत बार देखा है, समझ में आ रहा ना? तो जिस चीज को हम बार बार देखते हैं वो चीजें क्या होती है, अक्सर याद रहती हैं, समझे? हम लोग पढ़ते थे बाबू, छोटे जब थे तो हम लोग को पहाड़ा यानी टेबल याद नहीं होता था जल्दी से, या जनवरी फरवरी 12 को महीना का नाम याद करेगा थी, 12 बार पिटाई लोग हम सब। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे होते थे पिटाई भी नहीं करते थे, बच जाते थे। लेकिन हम लोग तो भाई ज्यादा से ज्यादा टीचर लोग क्या करता था, अगर याद करने के लिए देगा पहाड़ा, अधिकतर पहाड़ा बाबू टेबल जो होता था 19 का, 19 का, 17 का, 17 वाला, 13 का, ये सब कुछ ऐसे कॉमन पहाड़ होते जो कितनों याद करके जाइए लसर आ जाइएगा। सर लोग भी लसार देते थे, पीटते थे, और ज्यादा किसी आते थे कहते मुर्गा बन, मुर्गा बने समझता तुम लोग? बनने का सौभाग्य मिला है? नहीं मिला है यार। सर लोग हमारे पहले कोई टॉपिक अगर दे दिए याद करने के लिए, याद करके आए तो ठीक है, नहीं याद के आए तो छड़ी से पिटाइएगा। अगर एक बार गलती के, 2 बार गलती के तो छड़ी से पिटाइएगा। अगर ज्यादा गलती कीजिएगा तो कहेगा, आते हैं तो सर कहेंगे जो मुर्गा बन जो। आई बाप, 1 घंटा की कोचिंग रहे, 1 घंटा मुर्गे बना रहे। अब वो में ही कि ना मुर्गा के पीछे वाला हिस्सा उठा रहे चाहिए, समझ रहे हैं ना आप लोग? मैंने मुर्गा है भाई, मुर्गा कहाँ से लाए? खोजना पड़ेगा नेट से। अगर कहीं मुर्गा थोड़ी है यार, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट ये मुर्गा का पीछे वाला हिस्सा है और ये मुर्गा है, तो ये बाबू है, सर लोग हमारे खिसियाते थे तो मुर्गा बनाते थे। अगर ये पीछे वाला पूंछ अगर झुका तो छड़ी से धौप से अब बचाक से उड़ा उड़ा, तो एक तो दंड मिलता था। उसके बाद देखेंगे सर अगर याद नहीं हो रहा है, या ऐसे भी वो कहते थे कि हमने इसका पढ़ा लिख देंगे एक बार, कहेंगे इसको ऊपर लिख देंगे हेडिंग, इसको बोल बोल करके 20 बार लिख के घर से लाना है, या इसको बोल बोल करके 10 बार लिख के घर से लाना है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए, जब आते थे, आप जाते थे घर पे, अगर सच में उसको 10 बार या 15 बार या 20 बार, जितना बार सर ने बोला है उतना बार लिख के अगर बोल बोल के सच में अगर लाते होंगे तो पहाड़ा आपको याद हो जाता हो। अगर नहीं लिखे होंगे बोल बोल के, भांग दे, वहां 10 देर अगर पहाड़ा लिखे होंगे और मन से लिखे होंगे तो वो पहाड़ा कभी भोर नहीं पड़ा सकता है क्या? तो जाइएगा तो आपको ऐसे ही जाइएगा ना, पहाड़वा सुना अच्छा ना, इसके 10 बार लिख ले बानी दिल से। हमको बाबू हम अपना फीलिंग बता रहे, तुम अपना फीलिंग देखे होंगे, वो लगेगा पानवा जन मानो 10 बार लिख ले बानी सब, पाना बाबू सामने लोग होता 19 के 19 19 दूनी 38 19 का 57, ठीक बा? ऐसे ही बाबू अगर अभी फिलहाल हम लोग उस समय याद करने के लिए क्या करते थे, चीजों को बार बार लिखते थे और सर लोग हमसे बार बार लिखवाते थे। आज लेकिन वो चीज हम लोग भूल गए। अभी भी अगर कोई चीज आपको याद नहीं हो रहा है ना, उस चीज को क्या घर पे बिना मन के 3-4 बार लिख दीजिए, और उसके बाद लगेगा कहां कुछ भाई लमरस में, लेकिन 3-4 बार लिखने के बाद तुम चुपचाप वहां से शांत से हट जाओ कुछ देर के लिए, या कुछ देर के लिए मन शांत करो, उसके बाद उसके बारे में सोचो क्या लिखनी हो थोड़ा देर पहले 4 बार। और ये गारंटी है कि जो पेज है ना, जिस पेज पर आप लिखे तो पेज पर सामने रुकेगा, अगर ईमानदारी से लिखेंगे तो चीज़ों को आप याद करते हैं तो याद कीजिए, लेकिन लिखने की आदत डालनी होगी। हमारे सर थे जो हम जिनके पास फिजिक्स पढ़े थे पटना में, हमारे गुरुजी थे इंजीनियर इंद्रजीत कुमार वर्मा,
वो खुद IIT रुड़की से IITian थे। उनका कहना था कि बाबू जब चीजों को आप याद करते हो ना तो याद करो, लेकिन लिखो। जिस चीज को तुम याद करते हो उसको बार बार लिखो, इतना लिखो कि तुम्हारा हाथ थेथर हो जाए। क्या हो जाए? थेथर। वो कहते थे कि हम एक सप्ताह में 5 किलो कॉपी उड़वा देते हैं। नहीं भाई, 5 किलो कॉपी एक सप्ताह में? हाँ बाबू, पढ़ेंगे जो चीज उसको लिखते हैं बार बार। बोलते थे कि हम लिखते थे बार बार, जब अपने पढ़ते थे ना खुद, तो खुद वो बार बार बोलते थे कि हम पढ़ते थे तो उसी चीज को बार बार क्या करेंगे, तो लिखेंगे। तो अच्छा खासा कॉपी हम खत्म करते थे। अब वो 5 किलो के तोले गए रहे, लेकिन बोलते थे कि लिखते थे, और इतना लिखते थे कि हाथ थेथर हो जाए। थेथर समझते हैं आप लोग? थेथर आप लोग नहीं ना है? एक होता है सब थेथर, जिसको मना कीजिएगा रे भाई काम नहीं के करे के वो करिए, ठीक है मानो बाबू। थेथर समझ रहे ना आप लोग? तो प्यारे बच्चों, तो किसी चीज को अगर किसी को मना किया जाए, जिस चीज को बार बार करे, एक बार पिटा गईल, अरे चुप जा बैठ, फिर वो हल्ला करता, एक बार और धमाक से, फिर कुछ देर शांत हुआ, फिर कर दो, फिर हल्ला करे, फिर तो ना मतलब पिटाते पिटाते थेथर हो गई बड़ा। तो कहते थे कि इतना लिखो हाथ से कि तुम्हारा हाथ थेथर हो जाए। क्योंकि उनका कहना था क्या एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, अगर आप लिखते हैं जाते एग्जाम हॉल में तो टेंशन बड़ी दिमाग पर होता है, दिमाग पर टेंशन होता है, लेकिन हाथ तुम्हारा अगर थेथर हो गया है ना, दिमाग वाला लिखने का चाहेगा चाहे नहीं चाहेगा, हाथ वाला लिखना शुरू कर देगा। करके देखिएगा, या आप घर से जिस रास्ते पर चलते हैं ना, डेली जिस रास्ते से आते हैं, आप अनुभव कीजिएगा, जिस रास्ते पर आते हैं सोचेंगे आज रास्ता बदल के जाता नहीं, ठीक बा, लेकिन थोड़ा देर के लिए भोर पर आए ना घर, दूसरे धुन में घुस गए, तो जो रास्ता बदल के सोचे थे जाने के लिए ना, वो रास्ता बदल नहीं पाया है, उसी रास्ते को आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब कोई भी काम अगर बार बार लगातार करते जाते हैं बाबू, तो चीजें क्या होती हैं, ज्यादा दिनों तक याद रहती हैं। तो चलिए, पीछे जो चीजें थी वो तो याद नहीं है, ढेर दिन पहले की बात है, लेकिन जो चीजें थी हम आपको बता भी दिए प्यारे बच्चों। और रही बात आज के क्लास की, तो हम लोग आज का क्लास क्या करेंगे, अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये छोटी सी बस बात थी। हम भी, हमारे सर हमको कहते थे, हम लोग को कहते थे, हम लोग करते थे बाबू, हम भी बाबू बता रहे हैं, उतना तेज तराक विद्यार्थी में से नहीं है हम। जब हम पढ़ते थे एक जनरल कैटेगरी के बच्चे टाइप में हम लोग थे। हाँ, सौभाग्य मिला बेतिया से बाहर जाके पढ़ने का, गए वहाँ पे, पैसा जमा हो गया, पहले के दिन कोचिंग में घुसनी ना, एको दिन सर के शकल देखनी ना, पहले ही कहते पैसा जमा कर तब एक क्लास में घुसबे। तो जाइए पहले ऑफिस में पैसा जमा कीजिए, आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, बताया जाएगा 5 दिन बाद बैच स्टार्ट होगा, टाइम पर चल जाइएगा, गेट पर जाइएगा, कार्ड दिखाइएगा तो अंदर जाइएगा, नहीं तो घर जाइए। तो सर एक बेर दिखाई ना, तो नहीं पढ़ा के तरह पढ़ाओ, तो नहीं डेमो क्लास देना दी, थोड़ा कहीं डेढ़ वाला डेमो क्लास वाला कोई वैल्यू नहीं। एक एक बैच में वो ऐसा बैच था, हम लोग इंडिविजुअल क्लास करते थे पटना में। हमारे मैथ की क्लास में कम से कम एक बैच में 1000 लड़का, RK सुमन सर थे बाजार समिति में, एक बैच में 1000 बच्चा। फिजिकल केमिस्ट्री धीरज कुमार सर थे कंकड़ बाग में, उनके बैच में एक बैच में 600 कम से कम लड़का। तो कैसे भाई आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, घुसिए, नहीं तो। लेकिन एक बात ये थी बाबू कि एडमिशन होने के बाद, पैसे देने के बाद, हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आदमी को हुआ कि पढ़ना है तो पढ़ना है, तो आदमी मेहनत करने लगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बार बार जाकर रूम पर आदमी रिवीजन करता था, बार बार लिखता था। और फिजिक्स वाले सर का बात हमेशा ध्यान रखता था कि बाबू जो चीज़ समझ में ना आवे वो कहते ज़्यादा बार लिख, बार बार लिख, वो याद हो जाएगी। और बाबू हम लोग अपनाते थे, किए बाबू, हम फील किए हैं, और आप भी करके देख सकते हैं कि जो चीज़ें आपको जल्दी समझ में नहीं आ रहा है ना, या समझ में आ रहा है याद नहीं हो रहा है ना, आप उसको क्या कीजिए, देख देख के, पढ़ पढ़ के, समझ समझ के आप लिखिए 5 बेर 3 बेर, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग किए बाबू, एक जिसलिए जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी थे, लेकिन जब पढ़ाई के पटना में 2 साल दिल लगा के पढ़े, तो इतना तो पढ़ लिए कि आपके सामने आकर के चिल्लाते रहते हैं, समझ में आ रहा ना, कुछ बोल देते हैं, कहते कौन बतियाई। घमंड नहीं है, लेकिन खुद का आत्मविश्वास है कि हमने पढ़ा है, तो 2 साल वहां पटना में
पढ़ा है, जिसकी वजह से आपको कहते हैं कि जहां से भी क्वेश्चन आप लाइए, जिस तरह का भी क्वेश्चन लाइए, वो आपको क्वेश्चन क्या किया जाएगा, आपके सामने उसको डील कर दिया जाएगा। समझे? तो इतना तो कम से कम पढ़ लेना कि उसका कम से कम हम किसी कंपटीशन का एग्जाम निकाले चाहे नहीं निकाले, ठीक है ना, कोई नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अगर जो चीज पढ़ चुके हैं उसको अगर दूसरे को बताना पड़े, उतना हमारे पास क्या हो, क्षमता हो, और उतना क्षमता आपके पास है तो कोई भी नौकरी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो कल का टॉपिक हमारा क्या था बाबू, स्केलर एंड वेक्टर। जो हेडिंग था हमारा चैप्टर का, ये हेडिंग था ना, लेकिन कल का टॉपिक हमारा क्या था बाबू, स्केलर। और आप इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि स्केलर यानी अदिश किसे कहा जाता है। स्केलर यानी अदिश किसे कहा जाता है। तो आपको बताया गया है कि स्केलर यानी अदिश हम उन्हें कहते हैं जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल परिमाण होता है, और जिन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू, अदिश कहते हैं। यानी वैसी भौतिक राशि जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल परिमाण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू, स्केलर कहते हैं, उन्हें हम अदिश कहते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? और उसके बारे में कल आपको और भी चीजें बताई गई थी, क्या प्यारे बच्चों? तो इंपोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। तो हमारा आज का क्लास क्या होगा बाबू, स्केलर नहीं, स्केलर तो हम लोग कल समाप्त कर चुके हैं। आज हम किसको पढ़ेंगे बाबू, वेक्टर को। चलिए देखते हैं अभी वेक्टर क्या है जो कि आज हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों, वेक्टर के बारे में। और ये भी बहुत आसान टॉपिक है जनता। तो आइए हम लोग इसको एक बार विचार करते हैं आप सबों के बीच में। बाबू, बात है वेक्टर किसे कहते हैं, ओके। और यही हम आगे अब पढ़ना चाहेंगे इस पूरे चैप्टर में। पूरा वेक्टर, जब भी बात होगा वेक्टर के बारे में ही बात होगा, ठीक है ना। स्केलर कभी उसका छोटा भाई है, आ जाता है साथ में, लेकिन जब भी बात होगा वेक्टर का, हाँ वेक्टर कहते किसे हैं, तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन है, इसको समझे सब कोई पहले। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैविंग बोथ मतलब कौन कौन, उसके पास मैग्नीट्यूड भी और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। यानी मैग्नीट्यूड स्केलर के पास होता है, अदिश के पास मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसके पास बोल रहा है कि दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होबे करेगा, साथ साथ दिशा भी होगा। और आप जानते हो बाबू कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी भौतिक राशि हो, सभी के पास मैग्नीट्यूड होता है, सभी के पास परिमाण होता है। तो स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है तो वेक्टर के पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो सबके पास रहेगा, तो इसके पास भी रहता है। और एक्स्ट्रा क्या एडिशन इसमें आ जाता है बाबू, इसके पास डायरेक्शन, इसके पास दिशा होता है। बात यही खत्म नहीं हुई, बात और आगे बढ़ रही है। एंड विच ऑल्सो फॉलो पैरेललोग्राम और ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन, तथा जो पैरेललोग्राम या ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन को, यानी पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, ट्रायंगल यानी त्रिभुज के जोड़ नियमों को क्या करता हो, क्या करता बाबू, फॉलो करता हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो वेक्टर कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। पहले इसका हिंदी एक बार देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके साथ पूरा का पूरा क्या इसमें लिख दिया गया। तो बाबू, वैसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है, और जो समानांतर चतुर्भुज या त्रिभुज के जोड़ नियमों का पालन करता है, सदिश या सदिश राशि कहलाता है। मतलब क्या बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर होने के लिए उसके पास दो महत्वपूर्ण चीजें होनी जरूरी है, अनिवार्य है। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा, एक परिमाण दूसरा दिशा। तो क्या आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि क्या सर, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम उसके बारे में पता करें, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन हो, तो क्या हम उसको वेक्टर कह सकते हैं? तो
ये कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं कि कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, उसको चेक करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है, उसको वेक्टर कहेंगे बस ये देख के नहीं कि उसके पास परिमाण है, उसके पास दिशा है, उसके पास मैग्नीट्यूड, उसके पास डायरेक्शन है। बस ये दो वो चीज देख के आप डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर लेंगे कि ये वेक्टर होगा। आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एक चीज और देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि हाँ चलिए मान लीजिए एक्स एक वेक्टर होगा, लेकिन इसके पास क्या क्या होना चाहिए? तो एक्स के पास एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक्स के पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, होना अनिवार्य है वेक्टर होने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, एक बात को इसको और पालन करना पड़ेगा, एक बात का इसको और फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ये वेक्टर कहलाएगा। और वो क्या होगा? तो बाबू एक एडिशन का नियम होता है भाई, एडिशन का नियम होता है पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज का जोड़ नियम। एक होता है बाबू ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी त्रिभुज का जोड़ नियम। अब ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज का जोड़ नियम और त्रिभुज का जोड़ नियम, ये क्या है? तो पहली बार आप सुन रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी समानांतर चतुर्भुज का जोड़ नियम या त्रिभुज का जोड़ नियम। ऐसे जोड़ नियम और है, बहुभुज का जोड़ नियम, यह है आपका एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड। ये तो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन मुख्य जो एडिशन आ जाते हैं वो होते हैं भाई पैरेललोग्राम और ट्राइएंगल। या तो पैरेललोग्राम को फॉलो करे या तो ट्राइएंगल को फॉलो करे। अगर पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा तो ट्राइएंगल को फॉलो करेगा ही करेगा, ना का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर ट्राइएंगल को फॉलो करता है तो पैरेललोग्राम को करेगा, फॉलो करेगा ही करेगा। यानी समानांतर चतुर्भुज का जोड़ नियम का अगर पालन करेगा तो त्रिभुज का वो खुद से खुद कर लेगा, त्रिभुज का करेगा तो पैरेललोग्राम का कर लेगा। तो किसी एक का करे भाई, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये है क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी समानांतर चतुर्भुज का जोड़ नियम और त्रिभुज का जोड़ नियम क्या है? तो बाबू अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूं अगर दोनों नियम को, तो आपको समझ में तनको नहीं आएगा, समझ में तनको नहीं आएगा। और आ भी जाए तो आप आश्वस्त नहीं हो पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत आ भी गया तो कॉन्फिडेंस आपको पूरा डेवलप यहां पर नहीं होगा। अब इस नियम को पढ़ाने के लिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्राइएंगल ऑफ एडिशन के लिए हमें कुछ कम से कम 5-6 क्लास अभी पढ़ने होंगे। ऐसे तो पढ़ाने का पढ़ा दूं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। मुझे पढ़ाना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन, मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। और ये नियम ऐसे नियम है कि इतना बार आएगा फिजिक्स में जितना बार आप सोचे नहीं होंगे। लेकिन अभी ये सही जगह नहीं है जहां पर मैं ये आपको समझाऊं। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये दोनों नियम आपको पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये जो जोड़ नियम है, ये वो जोड़ नियम नहीं है जो आप अलजेब्रा में पढ़ते थे, सिंपल जोड़ नियम। अलजेब्रा में जो सिंपल जोड़ नियम की बात हुई थी कल, जोड़ घटाव गुना भाग, तो उसमें जो जोड़ आता है, जिसमें आप जानते हैं कि अगर एक स्केलर ए है, एक स्केलर बी है, इसमें स्केलर ए का मान 2 है, स्केलर बी का मान 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या है? साधारण जोड़ नियम है अलजेब्रा का। ये साधारण जोड़ नियम का पालन केवल अदिश करता है, केवल स्केलर करता है। साधारण जोड़ नियम का पालन आपको वेक्टर नहीं करता है। वेक्टर को आप साधारण जोड़ नियम से जोड़ नहीं सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए आपको एक स्पेशल जोड़ का नियम सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? जिसमें प्रमुखता से कौन आता है? समानांतर चतुर्भुज का जोड़ नियम और त्रिभुज का जोड़ नियम, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब इतना मैं कह सकता हूं, इतना आश्वस्त आपको कर सकता हूं कि जो जोड़ने का साधारण तरीका, सामान्य नियम आपने मैट्रिक तक पढ़ा है अलजेब्रा के अंदर, ठीक है ना? उस नियम से आप वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं, आप उस नियम से वेक्टर को जोड़ नहीं सकते हैं। जो नियम आपने घटाने का सीखा है अलजेब्रा के अंदर, सिंपल सा कि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और ये सिंपल एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का नियम है, घटाव का नियम है, और इसका वेक्टर पालन। मतलब बाबू कंक्लूजन ये निकाले कि स्केलर सामान्य जोड़ या घटाव के नियमों का पालन करता है, लेकिन वेक्टर सामान्य जोड़ या घटाव के नियमों का पालन नहीं करता है। इनको जोड़ने के लिए, इनको घटाने के लिए और इनको गुणा करने के लिए आपको स्पेशल नियम बताया जाएगा।
जो कि केवल वेक्टर पर लागू होता है। समझ में आ रहा ना? स्केलर पर वो सारा नियम लागू हो जाता है जो अलजेब्रा में आपने अभी तक पढ़ा है, जनरल नियम वो सारा लागू हो जाता है, लेकिन वेक्टर पे वो लागू नहीं होता है। तो इसके लिए आपको स्पेशल लॉ पढ़ने होंगे। एक पैरेललोग्राम होगा, एक ट्रायंगल होगा, और भी होंगे, लेकिन मुख्य तौर पे यही आते हैं। अगर इनमें से किसी एक को फॉलो कर लिया तो सारे नियमों को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो बाबू वेक्टर होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो, देख लिया, अच्छा मैग्नीट्यूड बा, मैग्नीट्यूड देख के खाली पता का स्केलर भी हो सकता, वेक्टर भी हो सकता। तो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ एक बार चेक कर लेंगे उसको कि क्या ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, क्या ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, यानी समानांतर चतुर्भुज के जोड़ नियम का पालन करता है या त्रिभुज के जोड़ नियम का पालन करता है। अगर करता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद ये नियमों का पालन करता है, तभी वो वेक्टर कहलाने के लायक है, नहीं तो वेक्टर कहलाने के लायक। ओके जनता, ये नियम आपको भी पढ़ाए नहीं है, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। बाबू लोग, जैसे एग्जाम्पल हम लिए थे पहले भी, और एक बार आप और देख लीजिए। एक है डिस्टेंस और एक है बाबू क्या? डिस्प्लेसमेंट। दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीजें। बाबू डिस्टेंस का अगर हिंदी की बात करें तो दूरी होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या तो विस्थापन होता है। और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से पेज हटाता हूँ, थोड़ा सा जगह का कमी लग रहा है, मैं चलता हूँ उधर जगह के लिए, फिर मैं वहाँ बात करूँगा आपके साथ। बाबू लोग, एक डिस्टेंस और एक बाबू क्या? डिस्प्लेसमेंट। और मैं अगर डिस्कस पीछे किया था तो क्लास में किया था, और नहीं किया था फिर भी आप इसको डिस्कस करते हैं हम आपस में। एक है आपका दूरी और दूसरा क्या है बाबू आपका? विस्थापन। बाबू डिस्टेंस की बात करें तो आज आप आश्वस्त होंगे, आप जानते हैं कि दूरी जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, वह एक अदिश राशि होता है, वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या हुआ? हमरा देखना क्या बाबू, दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं कि दूरी स्केलर होता है कि वेक्टर? स्केलर होता है। सदिश की अदिश? अदिश होता है। अब बताए थे ना, मान लीजिए डिस्टेंस की जब बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कैसे यूज करते हैं कि मान लीजिए बेतिया से मोतिहारी का डिस्टेंस की बात होगी, बेतिया से पटना का डिस्टेंस की बात होगी, बेतिया से दिल्ली के डिस्टेंस की बात होगी, तो हमारा बेतिया से मोतिहारी लगभग 50 किलोमीटर है, बेतिया से पटना हमारा लगभग 200 किलोमीटर, बेतिया से दिल्ली कम से कम हमारा 1000 किलोमीटर है। कितना बाबू? 1000 किलोमीटर। तो आम बोलचाल के भाषा में अगर आप किसी से बात करते हैं कि बेतिया से मोतिहारी का डिस्टेंस कितना है, तो वो कहता है कि बेतिया से मोतिहारी का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। बेतिया से पटना का डिस्टेंस क्या है? 200 किलोमीटर है। कभी वो डायरेक्शन शब्द का इस्तेमाल उसके साथ नहीं करता है। या आप पूछते हैं तो ये नहीं पूछते कि अच्छा बेतिया से मोतिहारी बताओ कितना किलोमीटर, बताओ 50 किलोमीटर, कौन दिशा में? नहीं पूछते हम ना, क्योंकि हमको डायरेक्शन से उसका डायरेक्शन हो भी नहीं करता उसके पास, तो डायरेक्शन से क्या पूछना? तो वो दूरी के पास डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए उसके आम बोलचाल की भाषा में कभी भी उसके साथ हम दिशा का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते कि कितना दूर बा क्या। तो ये आपका डिस्टेंस जो है ये कन्फर्म है कि क्या होगा, ये आपका स्केलर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस के बारे में अगर डिफिनेशन वाइज बात करें तो आप मान लीजिए ये आपका बेतिया है और ये आपका मोतिहारी है। अब बेतिया से मोतिहारी को जोड़ने वाला ये रास्ता है, ठीक है। तो बाबू यहां से अगर आप यहां जाते इसी रास्ते को से हो करके, तो बाबू इस रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाती है? आपकी दूरी कहलाती है। जिस रास्ते पर हम चलते हैं उस रास्ते का आपको लेंथ ही क्या होता है, वो लंबाई ही क्या होता है, वो डिस्टेंस कहलाता है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये मान लीजिए 50 किलोमीटर इसका लेंथ है, तो इसका डिस्टेंस हमारा कितना होगा बेतिया से मोतिहारी का? तो 50 किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ये आपका बेतिया है और आपका ये मोतिहारी है। बेतिया और ये मोतिहारी, रास्ता आपका वही रास्ता है। ये रास्ता आपका, बाबू मत सूत, बहुत धीरे धीरे सूतो तरी,
ठीक बा। तो इस रास्ते पर चलेंगे तो रास्ते की लंबाई क्या होगी, हमारे लिए डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, तो 50 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो दो प्लेस या दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा दूरी, अगर अभी तक आपको जो डिफिनीशन मालूम है उसके लिहाज से बात करें तो उसको आप विस्थापन कहते हैं। हाँ, आगे हम डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन फिर से लिखवाएंगे, ठीक है ना, और वहां पे क्लियर करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन असल में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो आप जानते हैं, यही जानते हैं कि दो स्थान के बीच या दो पॉइंट के बीच, दो प्लेस के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, सबसे छोटा दूरी आपका विस्थापन कहलाता है। इसमें कोई शक? तो बाबू यहां से यहां, तो ये अगर 50 किलोमीटर, तो ये 50 किलोमीटर तो नहीं होगा, कुछ अलग होगा। मान लीजिए अगर 40 किलोमीटर हो जाए, क्या बच्चा पार्टी 40 किलोमीटर हो जाए, तो ये बेतिया से मोतिहारी का आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई पूछे कि बेतिया से मोतिहारी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा, 40 किलोमीटर। तो बाबू इसके पास मैग्नीट्यूड, अब ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसके पास डायरेक्शन नहीं, खाली मैग्नीट्यूड, तो यह स्केलर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ये बाबू, ये मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का परिमाण कितना है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो ये मैग्नीट्यूड मालूम चल गया, लेकिन इसका दिशा, तो वो डिस्प्लेसमेंट के पास, विस्थापन के पास दिशा होता है। और आपको पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि विस्थापन का दिशा जो होता है ना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होता है। और हम यहां से यहां जाते हैं, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये होगा आपको विस्थापन का दिशा। मतलब आपका ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो देख रहे हैं ना, किसका डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल पॉइंट से फाइनल की तरफ। अगर हम उल्टा चलते हैं, इधर से इधर आते हैं, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, वो ये होगा तुम्हारा डायरेक्शन, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, यानी विस्थापन का। ए भाभी तारो नहीं लगाता हो, आई बाप, आई दादा, अरे हम लोरी सुना होता नहीं कि फिजिक्स पढ़ा होता नहीं। अरे बाबू हमारा भाषा से नहीं, दिक्कत नहीं कनो, हिंदियों बोलता नहीं, इंग्लिशो बोलता नहीं, या भोजपुरियों बोलता नहीं, डाई लैंग्वेज नहीं, ट्राई लैंग्वेज, कौन दिक्कत नहीं कनो, कितना अच्छा से नींद लग जाता यार। हाँ बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास क्या बाबू, डायरेक्शन भी होता है। अब आइए, अब बात करेंगे हम एडिशन वाला तरीका से सोचते हैं इसको। मान लीजिए आप बेतिया से मोतिहारी चले गए और मोतिहारी से तनसुकी आगे और बढ़ गए, बढ़ते 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 मुजफ्फरपुर चले गए, देख लो बस, मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर, ठीक बा, चल गए निशान। और बेतिया मोतिहारी से मुजफ्फरपुर लगभग 60-70 किलोमीटर बाकी है, 70 किलोमीटर 80 बाट हो गया था, अब जितना हो गया भाई हमारा याद नहीं, कोई नहीं, हम लगभग यही तरह 60 की 80 बाई तरह कुछ बा, ठीक बा। ए देखिए लग किसी आगे नहीं खे, ठीक बा। अब वो आपका हो गया, और वहीं आप मोतिहारी से मुजफ्फरपुर का डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो मुजफ्फरपुर तो ठीक है, लेकिन वो सीधा रास्ता होगा सीधे, और उसका दिशा क्या होगा, मोतिहारी से अगर मुजफ्फरपुर जा रहे थे, दिशा तो ये होगा आपका ना, दिशा तो ये होगा, ठीक है ना। तो इसके पास, ये डिस्प्लेसमेंट के पास आपको जो यहां से यहां जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर, और दिशा कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, हम उसको D1 कह दे रहे हैं। और आप मोतिहारी से अगर मुजफ्फरपुर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट, अगर वो डिस्टेंस अगर 80 किलोमीटर है तो 80, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अगर 80 किलोमीटर है तो डिस्टेंस आपका है ना, देखा सन है ना, हमरा के तो गाल लाल कर दे, और हमरा के देखा सन अच्छा निकले को तो नहीं देखे ना, हाँ मानता नहीं कि दाढ़ी उड़ी बढ़ गई बात, देखा सर ने। तो मोतिहारी से मुजफ्फरपुर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस अगर 80 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, मान लेते हैं, घटा लेते हैं 5 किलोमीटर, हटाओ 5 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर।
और डिस्प्लेसमेंट का दिशा होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम की तरफ। इसका दिशा क्या होगा, ये दिशा ये और ये दिशा, ये दोनों दिशा सेम होगा क्या, सेम होगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा D2। क्या बाबू, अब देखिए, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ बेतिया से मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस कितना होगा, बेतिया से मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस कितना होगा, तो बेतिया से आप मोतिहारी और मोतिहारी से क्या करेंगे आप मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस जोड़ेंगे, और सिंपल है 50 किलोमीटर जोड़ 80 किलोमीटर बराबर 130 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा जाए कि बताइए बेतिया से मुजफ्फरपुर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, तो कहिएगा 40 किलोमीटर D1 यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या प्लस यहां से यहां 75 किलोमीटर D2। तो बताइए दोनों का एडिशन कितना होगा, 115 किलोमीटर। कौन सी, D1 की D2 की D3, ये हमारे बाबू सुनो बड़ी खतरनाक जोड़ वास्ते नहीं करे, हाई 40 हाई 75 115 किलोमीटर निकल दल सन, लेकिन कोनो जिंदगी में ना हो 115 किलोमीटर। अरे भाई हाई D1 डायरेक्शन बाई D2 डायरेक्शन बा, चल मैग्नीट्यूड जोड़ दे, दिशा में दिशा जोड़बे तनी D1 में D2 जोड़बे। एगो मान ले दिशा गलती से मान ले एगो पूरब दिशा होके यानी ईस्ट हो गए, एगो क्या होगा नॉर्थ होके, मान ले दूगो दिशा में दूगो डिस्प्लेसमेंट दूगो डायरेक्शन में, मान ले एने गई सीधे मुड़ गई नहीं, सीधे गई नहीं सीधे मुड़, यहां से मुड़ गई नहीं। ये मान लीजिए आपका कोई और डायरेक्शन, ये कोई और डायरेक्शन है, मान लीजिए आपका एक ईस्ट है एक आपका नॉर्थ है या साउथ है, तो ईस्ट में नॉर्थ या साउथ जोड़िए, यानी पूरब में पश्चिम या क्या कीजिए, सॉरी पश्चिम नहीं उत्तर या दक्षिण जोड़िए। मान लीजिए कोई कहे पूर्व भोजपुरी और जोड़ उत्तर, बताओ बराबर कितना, पढ़ बड़ा सवाल। हाँ तो बड़ी खुशी से हैकर मैग्नीट्यूड जोड़ दलो सर, अकल सर हैकर इतना हो जाई दिशा एक जो सन ये तो भाव में, तो ये आप ये जो जोड़े हैं ये कौन सा तरीका लगा के जोड़े हैं, सामान्य नियम, जोड़ का जनरल एडिशन नियम, सामान्य नियम। तो यहां भी क्या, यहां पे जो नियम लगा के जोड़े कौन सा नियम लगा है, अलजेब्रा का सामान्य नियम जोड़ का। ये तो भैया खुश हो गया कि हम ठीक बनी, ये हुई इतना ही हुई, लेकिन को तो इसे कोई कि ना हम ना होखे, मतलब यहां पर ये लागू हो गया सामान्य नियम और यहां पर लागू नहीं हुआ। असल में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से बेतिया से मुजफ्फरपुर का, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, समझ में आ रहा ना। अब आपका यहां से यहां का ये डिस्प्लेसमेंट था, यहां से यहां का ये डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन अब यहां से यहां का, तो यहां से यहां दो स्थान यहां पर, अब ये स्थान ना हो गया, भले यहां से शुरू किया और यहां पे अंत किए ना, बीच में थे रुके थे आप, अलग बात था। लेकिन बेतिया से अब मुजफ्फरपुर, बेतिया आपका प्रारंभिक बिंदु और मुजफ्फरपुर आपका अंतिम बिंदु, तो अब विस्थापन कहते किसे हैं, तो दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो स्थानों के बीच का सबसे कम दूरी। तो आप बताइए ई स्थान और ई स्थान के बीच का सबसे कम दूरी क्या होगा, ही ना होगा, समझ में आ रहा ना। और आपका डिस्प्लेसमेंट इसका जो आपका लंबाई निकलेगा ना, वो आपका विस्थापन का मान होगा, समझ में आ रहा ना। तो बताइए इनको जोड़ के ये मान निकाल सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, नहीं निकाल सकते, समझ में आ रहा ना। विस्थापन आपका कौन होगा, यहां से यहां का, तो ये होगा भाई, डिस्टेंस का तो रास्ते का लंबाई होता, सिंपल जोड़ दीजिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो स्थान या दो प्लेस के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी। तो सबसे कम दूरी जब इनके बीच बात की तो ये था, इनके बीच बात की तो ये था, अब इनके बीच बात करेंगे तो ये ना होगा, और ये बताइए डायरेक्ट जोड़ने से मिल जाएगा। और उसका मान क्या होगा, उसका मान की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, अभी अगर देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, इसका मान इसका जो मान है जोड़ तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसका जो मान है इनसे कम होगा, समझ में आ रहा ना। हाँ ये बात समझ में,
ना समझ ली? कहे के मतलब बाबू इतना ही बा कि डिस्प्लेसमेंट को आप सामान्य एडिशन के नियम से जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन जो होता है, दो प्लेस के बीच का सबसे कम डिस्टेंस होता है, समझे? तो यहाँ पर बाबू इस तरह से अगर ऐड करेंगे तो नहीं होगा। अब कोई कहेगा सर बताइए हम यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं, सपोज दैट, तो यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, मान लीजिए ये ए जगह का नाम है, ये बी नाम है और ये सी नाम है, इसका मान 50 किलोमीटर, इसका मान 60 किलोमीटर। तो बताइए अब बेतिया ये बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो 60 और 50 110 किलोमीटर दूरी हो जाए, 110 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हुई? ये इतना ही हुई, समझ में होता? रास्ता सीधा वही से है, तो मान के दृष्टिकोण से तो इजनवा बनू सामान्य नियम जोड़ के लाग जाता, ठीक बा? सामान्य नियम लाग जाता, लेकिन इजनवा लागी रास्ता सीधा हुई तो दूरी और विस्थापन का मान बराबर हुई, समझ लो? टेढ़ा हुई तो ना हुई, समझ में होता? तो बाबू कहने का मेरा मतलब है बाबू, वेक्टर होने के केस में, सदिश होने के केस में, आपका जोड़ने का जो सामान्य नियम तरीका जो आपका है ना, सामान्य अलजेब्रा का सामान्य नियम वेक्टर पर लागू हमेशा नहीं होता है। हो जाता है कब? जब रास्ता आपका सीधा होता है तब, अन्यथा नहीं लग पाता है। इसलिए हम वेक्टर को जोड़ने के लिए स्पेशल नियम पढ़ते हैं, समझ में आ ना? तो स्पेशल नियम क्या है तो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। अभी आप इतना रखिए कि आप जो जोड़ने का सामान्य तरीका है उससे आप वेक्टर को भी फिलहाल आप जोड़िएगा नहीं, समझ में आ ना? तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लंडर मिस्टेक। सामान्य नियम से कोई जुटेगा तो कौन जुटेगा? स्केलर जुटेगा, अदिश जुटेगा। कोई दिक्कत बाबू? तो आप बताइए डिस्टेंस क्या है स्केलर की? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि सामान्य नियम से जुटा है। अगर कोई कहा दे कि इसका ये 40 किलोमीटर, ये आपका 75 किलोमीटर, जो आपको 75 था, हाँ 75 कितना था वो? 115 था। अब कोई कहा दे कि ये टोटल इसके बराबर हो जाएगा तो हम मान लेंगे, समझ में आ रहा ना? अब ये 40 से 75 को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, इसका लंबाई मिलेगा इसका, आए बराबर हो पाएगा? नहीं मान लो सीधा सीधा रास्ता बा, ठीक बा? लड़का हंसता रहा, तो कहाँ हंसता रहा सर? हम कुछ बोलते नहीं भाई। 5 मीटर बाबू हम चाहते हैं कि समझा दी बढ़िया से, हाई 12 मीटर मान ले सपोज दैट। तो बताओ हाई विस्थापन के बात हुई था, ए बाटे, हाई बी बाटे, हाई सी बाटे। तो अब डायरेक्ट हमें निकाले ए से बी के विस्थापन नहीं के, बी से सी के ना, हमारे जाएंगे ए से सी के चाहिए, तो हाई न हुई। हाई कितना हुई? जाना तो के 13 मीटर, समझ में आता? तब बताओ हाई ना हुई, 13 ना हुई? समकोण, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर का बराबर ना, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या बाबू? बी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, सॉरी 125 144 प्लस 25 169, 169 का 13 हो जाएगा। तो बताइए ये इस विस्थापन में इस विस्थापन को जोड़े हैं तो ये बराबर हो गया का? बराबर सामान्य नियम से जोड़ दे बेटे करके 5 प्लस 12 कर तो कितना ही रे छोड़ा? 17 गया हो तो 13 सामान्य नियम सो जाई। तो इसीलिए बाबू वेक्टर को सामान्य नियम से हम लोग ऐड, इसीलिए इसके लिए स्पेशल हम लोग को चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। समझ में आ रहा ना? समझ गए सन बाबू? पक्का कितना तरीके नीमन बड़ा सर है, सही में नीमन बड़ा सर है छोड़ा सा। देखो सर है बाबू, एक और चीज देखते हैं हम लोग। एक तार है, समझे? तार को चाहिए बिजली के तार, बिजली के तार, ठीक बा? छोड़ा रे लेकिन एक और ही तार बा, ठीक बा? हमें धारा बहुत 5 एम्पियर के, समझे सन तरीके नू? हमें बहुत 10 एम्पियर के। जनवा से 2 तार आके एक साथ जुट गई, हाई
एगो तार हेने को जाता है। अब तोरा को पूछा बताओ है में कितना धारा बहुत था। अगर से कोई पूछे एगो तार रही बेगो तार रही बा दोनों धारा है नहीं आवत ही जनवा एगो तार है जाता है। तो हमें जो धारा बहुत हुई एक मान कितना हुई एगो 5 बा एगो 10 बा कितना हुई मान बता सकता सोनो पढ़ लो मैट्रिक में आए रे चौड़ा रे काहे आगरा तरी तब अभी देखा ना मजा होता नु कोना तनी बेर टोका तनी तो अभी फिलहाल 1-2 दिन टोका टोकी चली अगर बाद ना चली खाली आम उतर कर आराम भचा भच देवल शुरू तो ई का भाई अभी समझाओ तनी सूता वाला लोग आइनो ध्यान रखल लोग बच कर लगन से अब अभी समझाओ तनी टोका तनी क्या करते रही ओपरा ना टोके में ना आम उठा के छोड़ी चाहे हमारे हाथ देखसन हाथ 2.5 किलो का हाथ ये को जहाँ पीठ पर पड़ी ना बाबू मियाज ना खुश हो गई नू मियाज ना हरियर हो गई नू तो कहिए हमरा से देखा सुन ने बाबू एक 5 एम्पियर एक बाबू क्या 10 एम्पियर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों तो 5 एम्पियर प्लस क्या बाबू 10 एम्पियर बराबर 15 एम्पियर। अगर आप मैट्रिक में थोड़ा बहुत भी जोड़ घटाव किए होंगे ना विद्युत धारा का तो यही होता है डायरेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए नियम आपको पढ़ना है समझे सर्किट लॉ किरचॉफ्स लॉ 12th क्लास में 11th में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे वो अलग बात था। इसके लिए नियम आता है सर्किट का लॉ या किरचॉफ्स का लॉ विद्युत धारा के जोड़ने के केस में। तो ये इसका नियम कहता है कि किसी भी बिंदु पर आने वाला कुल विद्युत धारा या आवेश कुल जाने वाले विद्युत धारा या आवेश के मान के क्या होता है बराबर होता है। ये किरचॉफ्स लॉ कहता है सर्किट लॉ कहता है एक ही चीज है दोनों। ये 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। अब मैट्रिक में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे वो सर बताएंगे और आप बताएंगे। ओके जनता ये नियम डायरेक्ट इसके लिए है कि यहां पर आने वाला जो भी धारा या आवेश होगा यहां से जाने वाला धारा या आवेश के क्या होगा बराबर होगा। तो आने वाला कितना है 5 या 10 15 तो जाएगा कितना 15 जितना आई उतना ही जाए समझना होता। तो ये तभी ना हो पाई जितना ही उतना जाए जब सामान्य जोड़ नियम के पालन करिए आए बोलो सुना चल ठीक बा। तो ये जोड़ नियम किस जोड़ नियम से निकला है सामान्य से। लेकिन अगर विद्युत धारा की बात करें सुनिएगा विद्युत धारा की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों ओ बच्चों देखिएगा मान लीजिए अब ये तार है तुम्हारा ये तुम्हारा घर वाला तार जो भी है समझ में आ रहा देखा समझ है देखा सम। अब इसमें तुमको कोई कहा दिया कि इसमें जो है ना इस तार के अंदर मीटर से मापते हैं ना विद्युत धारा को हैं तो नहीं जानते सन हमरा नहीं मालूम हम नहीं पढ़नी पूरा ज्यादा जानते नहीं हम मैट्रिकल जानते सन हम इंटर जानते नहीं क्योंकि 12th का बहुत फिजिक्स डायरेक्ट मैट्रिक से आ जाता है समझे। मैट्रिक जहाँ छोड़ता है ना 12th वहां से उठाता है कि चलो तुम्हारे साथ अब यहाँ तक तुम आ ही गए थे कुछ कदम हमारे साथ भी चल लो ठीक है। तो अगर कोई तार है बाबू इसमें हम लोग मान लीजिए आमीटर लगा के ऐसे ही हमको मान दे दिया कि इस तार के अंदर 20 एम्पियर की धारा बह रही है। ये 20 एम्पियर क्या है बाबू विद्युत धारा का 20 एम्पियर क्या है बाबू परिमाण है मान है मैग्नीट्यूड है। तो भाई मैग्नीट्यूड तो रबे करेगा ये मैग्नीट्यूड है। तो अब ये 20 एम्पियर की धारा जो बह रही होगी इस तार में किधर बह रही होगी हाँ या तो इधर बह रही होगी या तो इधर बह रही होगी। बात सही है क्या हाँ भाई तार के अंदर कोई अगर तार है मान लीजिए तो धारा बहेगा इसमें तो या तो इस दिशा में बहेगा तो इस दिशा में बहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और आप जानते होंगे पढ़े होंगे मैट्रिक में तो कि अगर तार है तो इसके अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है कि नहीं होता है। इसके अंदर आवेश के प्रवाह के वजह से ही ना विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पढ़े होंगे द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समय के अनुसार आवेश के प्रवाह का दर क्या कहलाता है वो विद्युत धारा कहलाता है। यानी विद्युत धारा का डिफिनेशन पढ़े होंगे तो या आवेश का सतत प्रवाह
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। आवेश का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, यानी द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज का फ्लो, चार्ज का प्रवाह, आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा होता है। यस और नो? हो सकता है आप जानते होंगे, अगर इस तार के अंदर विद्युत आवेश का प्रवाह, अर्थात आवेश इसमें जो रहता है प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर इस दिशा में हो रहा है, तो बताइए इस तार के अंदर धारा का प्रवाह उसी दिशा में होगा कि उल्टा होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस तार के अंदर इस दिशा में हो रहा है, तो बताइए इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो उसी दिशा में होगा जिधर आवेश का प्रवाह हो रहा है, कि उसके विपरीत दिशा में होगा? पढ़ने वाला सब मिला रहे हैं, इधर से पढ़े थे। हाँ, पढ़े तो होगा जरूर, अपने याद नहीं कहा। क्या होगा पता हो? सिंपल सा तरीका था, हमरा याद को तो ठीक बा ना, सीधे ना पढ़े ले रहे। का हमरा थोड़ी अपना पे थोड़ी हमने कि हमरा याद नहीं है, हमारे मास्टर ना पढ़े ले रहे। पानी के बच्चे के तरीका तो बहुत आसान बा, हम ही पढ़ाओ तो नहीं, कोनो लड़का कुछ पूछ दलक तोरा याद बा तो बता देबे, नहीं या तो कभी बुझाता हमरा कि अभी पढ़ाइए नहीं के पोइल इना कैसे कि पढ़ाई बल याद नहीं कहीं नहीं। अब मैट्रिक तुम पढ़े हो, अलग सब लोग अलग अलग टीचर के पास पढ़े होंगे आप लोग, तो भाई ऐसा तो नहीं है सब नहीं पढ़ाया होगा, कोई ना कोई तो पढ़ाया होगा। अगर छूटा होगा तो किसी एक टीचर छूट जाएगा ना, सबसे तो नहीं छूटेगा। और इसमें लिखवाया गया होगा या समझाया गया आप लोगों को कि किसी भी चालक के अंदर, किसी भी तार के अंदर विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो उसके अंदर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह किसी चालक के अंदर, किसी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। किधर होता है बाबू? विपरीत दिशा में। कैसे होता है, क्यों होता है, 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा ना? अभी इधर नहीं, लेकिन किधर होता है बाबू? विपरीत दिशा में। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में, विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में। यानी इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा था, ये दो धारा बह रहा था, वो इधर बह रहा होगा। मतलब बात हो रहा है क्या वो इस तार के अंदर कि इस दिशा में आवेश का प्रवाह, इस दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह। मतलब विद्युत धारा के बारे में जब बात हो रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है कि 20 एम्पियर का, एक और बात हो रहा है कि किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, समझ में आ रहा ना? अर्थात विद्युत धारा के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता ही नहीं होता है? होता है। विद्युत धारा के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन क्या विद्युत धारा सदिश कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा? अभी संशय वाली बात हुई कि क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को वेक्टर कह सकते हैं, सदिश कह सकते हैं? तो कहेंगे, लेकिन एक चीज और है, वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो परिमाण, एक दिशा। रात का सुतल नहीं करते हैं? आए काहे नहीं लग रहा तोरा? बड़ी खतरनाक चीज है भाई। बाबू रात को हमारे प्यारे बच्चों, आने वाले देश के भविष्य हो, तुम्हारे पर ही देश की सब ये बेस टिका हुआ है, समझे? तुमसे उम्र में ज्यादा है हम लोग ना कुछ तो ज्यादा होंगे, या तो जो बुढ़वा होगा सब उसके बराबर। भाई हम लोगों के बाद इस समाज को हम लोग थोड़ा सा, अगर तुम उम्र दराज है तो हो सकता है तुम से पहले चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के। जब तक हम लोग हैं तब तक संभाल रहे हैं, अब जब तुम्हारा समय आएगा तो संभालना तुम्ही को पड़ेगा। इसलिए जगे रहो, रात को तनी मोबाइल तनी कम चलाओ सब। अब पढ़ भी रहे तो पढ़ो, दिक्कत नहीं है, रात में अगर हो सकता है मोबाइल चला, हो सकता है पढ़ रहे हो तुम। क्या हम भी आजकल बाबू सूते में 2 बज जाता, 2:30 बज जाता हमारा सूते में डेली। कौन सा क्या चला, मोबाइल चला वाला, मोबाइल चला वाला, बोतला लगा देखा सर डेली तरीके बायोलॉजी क्लास में लिया, पेन ड्राइव लगावे नहीं, याद पड़ेगा? डेली सवेरे आया तो नहीं, रात भर लिखाई लैपटॉप पे, समझ में आता? पीडीएफ और पीपीटी बनी तब लाके बोर्ड में डाले नहीं, बायोलॉजी क्लास का समझ में आता? फिजिक्स पढ़ाए के बाद बना के पढ़ा था। हाँ
तो रात को वो बाबू आज रात सुतनी बाबू नींद लाग गई 2 बजे, लेकिन एगो पेज तैयार रहे मात्र बायोलॉजी के, सवेरे नींद टूट गया बाबू 5:30 में, और बाद हिम्मत में नींद लग जाए, क्योंकि ये रिक्स है भाई कि अगर नहीं लिखेंगे अच्छा से तो बच्चा सब आएगा तो क्लास कैसे बढ़िया से कर पाएगा। तो 5:30 में जगह हैं तो 7:15 लिखे हैं, 7:15 लिखे हैं, उसके बाद PDF में कन्वर्ट किए हैं, अल्लाह के सीधे सीधे दौड़े दौड़े आके लगाए हैं बोर्ड में, तरह सर आए हैं तो काम किए हैं। हम भी जगे थे लेकिन अभी नींद नहीं लग रहा है, क्योंकि जिम्मेवारी है कि अगर हम सोएंगे तो सारा बच्चा सो जाएगा। पढ़िए रात में, अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इतना न मत पढ़िए क्लास में सोतिए, क्योंकि यहां भी तो पढ़ाई हो रहा है ना। तो प्यारे बच्चों बुरा मत मानिएगा, एक करे जा बुरा मत मानिएगा लगन, ठीक बा। बात जो बात सच्चाई है बाबू, तन मनी मैनेज करके रात में सूते उठे के समय तन निर्धारित करो लगन, पढ़े के समय निर्धारित करो लगन। ऐसा ना कि हाँ रात में पढ़िए, मैटर नहीं है, अगर क्लास टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो रात में पढ़िए रात भर। अब रात भर पढ़ रहे हैं कि मोबाइल चला रहे हैं आप लोग, अब आप ही जानेंगे, वो आपका भविष्य है, बनाना आपको है, बर्बाद आप ही को करना है। अब ऐसा मत बहाना बनाइएगा कि मोबाइल से हम लोग पढ़ते हैं तो हमनियों को पढ़ ले बने सन, अगर मोबाइल ना रहे, ठीक बा। तो पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल से मतलब नहीं है, सब कुछ वो किताब में सब कुछ लिखा है, पढ़ लेगा, आपको जितना पढ़ाया जाए उतना याद कर लेगा। प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग क्लास में सोइए मत, ना तो हमको भी देखता है तो लग रहा है नींद आ रहा है लेकिन नहीं आ सकता, जनता जिम्मेवारी है ना। देखिए बात क्या हो रही थी बाबू, फिर से आइए। तो अभी आपने क्या देखा बाबू कि विद्युत धारा के पास परिमाण है और इसके पास दिशा भी है। तो बात हो रही थी क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को यानी विद्युत धारा को समझे, क्या हम इसको वेक्टर कहें कि स्केलर कहें? तो अभी तक तो देखने से यही लग रहा है कि इसके पास क्या बाबू मैग्नीट्यूड है, इसके पास क्या है डायरेक्शन है, इसका मतलब इसे वेक्टर होना चाहिए। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है हम लोग, क्योंकि एक जगह और इसको तराशना, एक जगह और इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हाँ पैरेललोग्राम या ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है या जनरल एडिशन को फॉलो करता है। तो भाई यहां जो एडिशन हुआ है कौन सा एडिशन है? जनरल एडिशन है, सामान्य नियम है अलजेब्रा का। जोड़ने घटाने के केस में ये कैसा पालन हो रहा है, किसका पालन हो रहा है? जनरल एडिशन का। और जनरल एडिशन का पालन अगर करता है तो ये क्या होगा? वेक्टर होगा? नहीं, स्केलर होगा। अब लीजिए, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, परिमाण दिशा दोनों है, लेकिन एडिशन की बात करते हैं आपको जनरल एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो जब जनरल को फॉलो करेगा तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल को थोड़ी फॉलो करेगा, तो नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी आपका वेक्टर नहीं बल्कि क्या होगा? स्केलर होगा। समझ में आ रहा ना? लीजिए, ये अपवाद हो गया। समझ में आ रहा बाबू? इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, फिर भी ये वेक्टर। समझ में आ रहा ना? बताइए, एक चीज आपको बताने के लिए, बस इतना बताने के लिए कि वो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होने पर भी कितना टाइम लग गया। समझ में आ रहा है? तो समय लगा रहे हैं। अब ऐसा आपको कुछ दिन के बाद आपसे बतियाएं, हम आपसे पूछें कि बताओ बाबू इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है कि वेक्टर? आप कह देंगे क्या बाबू? स्केलर। लेकिन हम आपसे पूछ दे, बताओ क्यों? बता देगा सब? पक्का? तो बता देगा तो तुम्हारा तारीफ होगा, नहीं तो फफेला तोड़ देंगे। फफेला समझता है सर? इसको कहते हैं सर। जनता आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के पास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वेक्टर हो सकता है अगर वो पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है, त्रिभुज के जो नियमों का पालन करे। अगर नहीं करेगा तो परिमाण और दिशा होने के बावजूद भी वो वेक्टर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कहां मझरिया? मझरिया ठीक बाटे, समझ में आओ तनु बाबू? देखो अब वेक्टर में बाबू इतना समय लगे नहीं करेगा परिभाषा देवे मेनू, यही बस समय लगल। अब कोई भी चीज होता है ना, अगर घर बनता है ना तो शुरुआत जब होगा ना, शुरुआत टाइम लगता है बेस बनाने में। तो प्यारे बच्चों, आपको
आईएससी पढ़ाना है, मतलब 11th 12th पढ़ाना, तो हमको बेस चाहिए, और बेस हमको तब हमेशा लगता है जरूरत पड़ता है जब नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो आप पढ़ाएंगे नहीं कि सर तुरंत की पढ़ाओ तुरंत डेली, तो खीस बढ़ जाएगा। हमको पढ़ाने दो, बस इतना मतलब रखो कि तुमको फिजिक्स का हर एक टॉपिक समझ में आता है कि नहीं आता है, हर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर सब कुछ हो रहा है तो तुमको तेजी या धीरे से मतलब नहीं रखना है। तो बहुत बड़ा आता है सब, चलता नहीं आज हमारा फिजिक्स पढ़ाओ तक कि ना देख ले ना मजा आई क्या पढ़ाई लखो। अरे बेटा एक दिन में फिजिक्स पढ़ लेगा तुम रे, जिसका ना आदि है ना अंत है, कहाँ तक पढ़ोगे? जितना लोग कहते हैं जितने पढ़ोगे उतने कम बा, समझ में आता ना? तो बाबू बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको चीजें समझ में आ गई, समझ में आ गई दूरी और विस्थापन में कौन सदिश कौन अदिश, और क्यों सदिश क्यों अदिश। क्या जनता? विद्युत धारा अदिश है तो क्यों है, सदिश नहीं है तो क्यों नहीं है। ए छोड़ा, अरे हम रे कब को दिन रे 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 छोड़ा, कोनो दिक्कत नहीं करे। तो कोई सका ए बाबू वीडियो देखे वाला मत कह सके रे रे कहो तो हाँ का बाबू हो तो वीडियो देखा सलाई का मैं वीडियो डलाई धीरे धीरे अब कोनो कह सके देखो ना मास्टर बा रे रे कहता है भोजपुरी में बतियाओ तेरे छावड़ा छौड़ी कहता। अरे भाई छौड़ा छौड़ी लगाव, आपस में लगाव को दर्शाता है कि आपके साथ हमारा क्या लगाव है। ये अमृत झलकता है वो इसके से, कहिए ना छौड़ा छौड़ी। ये भोजपुरी का बाबू सबसे बेसिक वर्ड है, बिहार में मानी से भाई गजब हाल बा, समझे? ये सब अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, और ऐसा नहीं कि हम गरियावत तो नहीं के। छौड़ा मतलब क्या होगा? लड़का, छौड़ी मतलब लड़की। तो भाई भोजपुरी हम लोग भाई बिहार के हैं तो कैसे भूल जाएंगे जी। अपने कुछ भी करो लेकिन अपने जड़ को मत भूलो, नहीं तो जिसको अपना जड़ ही पता नहीं होगा तो लोग उसको याद थोड़ी रखेगा, कहेगा कि तुमको अपना ही नहीं भरोसा, दूसरे का क्या करोगे। समझ में आ रहा ना? अब अगर हम अपने माँ बाप का हम इज्जत ना करें, क्या हम दूसरे के माँ बाप का इज्जत करेंगे जी? क्या सही बात है कि नहीं जानता? हम अपने गार्जियन का इज्जत नहीं करते, हम अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करते हैं, घर पे नहीं करते हैं, और दूसरे को दिखाते हैं कि देखो ना चाचा अंकल अंकल प्रणाम, चाचा प्रणाम। तो वो बस काम के लिए प्रणाम कर रहा है, समझ में आ रहा ना? जब अपने माँ बाप को घर पे इज्जत नहीं दे रहा है, तुमको इज्जत दे रहा है, इसका मतलब है कि तुमसे कुछ ना कुछ मतलब है। जब तक मतलब निकली कौन चाचा क्या बाबू। लेकिन वो इंसान जो अपने गार्जियन को इज्जत दे रहा है, तो जो बाहर वाले को इज्जत दे रहा है वो दिल से ही दे रहा होगा। समझ में आ रहा ना? कुछ लोग ऐसे भी बनावटी लोग होते हैं बाबू, कुछ लोग बनावटी होते हैं इस दुनिया में, जो अपने लोगों को, जो अपना जो मूल है उसको इज्जत नहीं देंगे और गर्व करेंगे दूसरे पे। कुछ है बच्चे बाबू, जैसे हम बिहारी हैं, कुछ लोगों को बिहारी कहने में डर लगता है। लोग कहते हैं कि ना हम बिहारी नहीं, हम दिल्ली वाले हैं। अरे क्या भरोसा है कि आज बिहारी को तुम कह रहे हो कि बिहारी हम नहीं है, दिल्ली वाला को भी कह रहे हो कि हम दिल्ली वाला नहीं है। तुम तो बदल रहे हो ना अपना। बहुत लोग टूटा फूटा इंग्लिश बोल लेता है, टूटा फूटा, तो सोचता हूं अंग्रेज बन गए। नहीं, अंग्रेज बनो, इंग्लिश जानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया के हैं तो हम हिंदी भी आनी चाहिए, बिहार के हैं तो भोजपुरी भी आनी चाहिए, और इंडिया के हैं तो भारत के हैं तो हम लोग हिंदी भी आनी चाहिए, भले इंग्लिश आए चाहे नहीं आए। क्योंकि जो अगर अपने भोजपुरी को इज्जत नहीं देगा, जो अपने हिंदी को नहीं देगा, वो इंग्लिश को भले काम निकल जाएगा तो कौन याद रखेगा उसको। तो बाबू हमें वैसा नहीं बनना है, अपने जड़ को हमें ध्यान रखना है, अपना भी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हारा भी करेंगे। क्या दिक्कत है जनता? हम ढेर लेक्चर देते हैं बाबू, कब कब मन करता है कि मोटिवेटर बन जाए। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है? कभी कभी मन हमको करता है कि फिजिक्स पढ़ावल छोड़ी, मोटिवेटर बन जाए, खाली मोटिवेट करी। समझ ली? आजकल लोग एक में ढेर पैसा कमाए के बाद साधन, अपने भले लूट नहीं के बोले के, दो चार लोग बोले के सीख लेता सन, अपने आप का तो मोटिवेटर। हाँ बाबू, ये पैसा अच्छा खासा कमा रहा है सर आजकल तो बाबू, हद कदर। पता है कौन? पता है कौन? बोल दी आजकल तो हद कदर भाई, पतलकार हुआ, पतलकार
जिसको लोग पत्रकार आजकल कह रहे हैं, कौन मोबाइल ले लेता, एगो माइक खरीद लेता, शुद्ध से बात नहीं कर पा रहा है कि क्या बोल रहा है वो, कुछ लगा तो बोलिए, कुछ नहीं चला रहा था सोन, किसी बच्चा को पकड़ गाली दिलवा रहा है, किसी बच्चा को पकड़ कॉमेडी करवा रहा है। कि कहा भाई अब हद तहद हो गए बाबू, ऐसा चीज देखा था नहीं बाबू तनी के ना कहे एक चीज हमरा, अभी फिलहाल ऐसा चीज देखा था नहीं हम कि जो भी बच्चे जो अपने मां बाप को छोड़ के अपने मर्जी से कुछ कर रहे हैं, अर्थात शादी ब्याह, जिसमें मां बाप का इज्जत पूरा नीलाम हो रहा है, किसी मीडिया वाला को मालूम चल जा रहा है, मीडिया मतलब भाई पत्रकार सबको, उसको पकड़ ले रहा है सब। बताइए क्या कह रहे हैं, लगा साला क्रांतिकारी बा, आजादी दे ले बा। इन समाज के दुश्मनों को इतनी तरहीज दी जा रही है, तो उसका तुम इंटरव्यू ले रहे हो, जो अपने मां बाप का इज्जत नहीं किया, सरेआम नीलाम कर दिया इज्जत, कह रहे हो कि कहा उसको आजादी है, एडल्ट हो गया है। क्या बाबू, कानून उसको आजादी देता है ना, 18 लड़की क्रॉस कर जाए, 21 लड़के क्रॉस कर जाए तो एडल्ट हो गया, अपना निर्णय खुद ले सकता है। अरे गजब, अच्छा बात बा, निर्णय ले सकते हैं, निर्णय कुछ लोग ले भी रहे हैं, मां बाप का इज्जत उछाल के कुछ कर ले रहे हैं। अब तो है कि कर लिया, उसके बाद उसको ऐसा लग रहा है कि हम क्रांतिकारी हैं, उसको एक पत्रकार सब ढूंढ रहा है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, कैसे हुआ, कहना हुआ, नहीं। लेकिन एक बार कोई पत्रकार उस मां बाप के सामने जाकर बैठ के नहीं बात कर रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, घर पे देख करके रो रहा है चीजों को, उसके साथ जो बीती है उसको रो रहा है, उसको दिन काटना मुश्किल हो गया है, समाज का ताना झेलना मुश्किल हो गया है। गलती से वो वीडियो जो बनाओ तरह से पसल करवा जना मैं और लड़का लड़की पूरा नाम रोशन करते सन, वो वीडियो उस गार्जियन के सामने आ जा रहा है, उसको भी लगता होगा कि यार वो रो रहा है, उसके दर्द को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पत्रकार उसके दर्द को नहीं दिखा सकता है कि जो इंसान 18-21 साल तुमको पार करने के लिए मौका दिया ना, तुम 18 साल कैसे हो गए, 21 साल कैसे हो गए, सारा कुछ तुम्हारे लिए किया। जब माँ बाप को पता चलता है ना फर्स्ट टाइम, मतलब माँ को पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो जब बताती है घर पे पहली बार ना, पूरे घर में खुशियां छा जाती है। नहीं कहना चाहिए, इस तो टॉपिक हमको पढ़ाना था, लेकिन बस बात बात में बात आ गई जन था। आप इस समाज के आईना है जी, आपसे कौन बात करेगा, ये सब माँ बाप भी नहीं कर पाते हैं। जब पहली बार मालूम चलता है घर पे ना माँ को कि हाँ प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो घर पे जब पहली बार बताती है तो घर वाला इतना खुश होता है, चलो मेरे घर बच्चा आने वाला है, नया मेहमान आने वाला है, और उसके आने की खुशियां मनाई जाती है पूरा। और आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माना में खुशियां और मनाई जा रही हैं कि नया मेहमान कमिंग सून। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता है ना, लगता है चलो अब नज़दीक आ रहा समय। और जब वो पहली बार बच्चा धीरे धीरे बच्चा का रूप लेता है, वो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैर मारता है, माँ को पेट में कभी महसूस होता है कि बच्चा पैर मार रहा है, तब वो कहती है घर पे, फिर लोग खुश हो जाते हैं, तो पैर मार रहा है मतलब सब कुछ सही चल रहा है। 9 महीना कैसे वो कोख में रखती है, क्या क्या कष्ट झेलती है, सोती भी है तो सोच के सोती है कि ये एत करे सुतेम के ऊपर करे सुतेम, कि बच्चा का दिक्कत ना हो गए। चलती भी है तो सोच के चलती है कि अगर हम गिरे तब बच्चा का दिक्कत हो जाएगी।
फिर 9 महीना पूरा करती है। जब जन्म होता है तो पूरा एरिया में मिठाई बंटता है, खुशियां मनाई जाती है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, रात में मम्मी और पापा सो नहीं पाते हैं। वो इतना परेशान रहते हैं कि कहीं बच्चा टॉयलेट ना कर दिया हो। जो जब भी उनका नींद लगेगा, ऐसे तो लगता नहीं है, लगेगा तो जब भी नींद टूटेगा तब वो उसके कपड़े को टोती है और देखती है कि क्या सब कुछ ठीक है ना। ठीक है तो सो जाती है, नहीं तो फिर उस समय कपड़ा बदलेगी। ये सब आपको मालूम है, जनता, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी याद दिलाना जरूर पड़ता है जी। जब बच्चे लगते हैं, कहते हैं कि हम बड़े हो गए, धीरे 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 तुम्हारा हर एक मूवमेंट, हर एक विकास तुम्हारे अंदर जो होता है ना, जब तुम चलना सीखते हो माँ बन करके, फिर उठ करके चलना सीखते हो, हमेशा हर एक चीज तुमको देखा जाता है, तुमको जो भी चाहिए सब दिया जाता है। और आज तक तुम्हारा गार्जियन और हमारा गार्जियन आज तक देता आया है। और जैसे तुम 18-21 क्रॉस कर गए, बोल दिए कि एडल्ट हो गए, और चंद दिनों के मेहमान, चंद दिनों के किसी से संपर्क, किसी का नाम देते हैं प्यार, चंद दिनों का प्यार की वजह से तुम्हारा 18 साल 21 साल का प्यार खत्म साला। और ये बच्चे बाहर आजकल ऐसा घटना कर रहे हैं। और ये छोटा पत्रकार सब, छोटा चैनल से लेकर बड़ा चैनल तक, उन लड़कों को बैठा के, उन लड़कियों को बैठा करके सरेआम उस फैमिली का इज्जत नीलाम करता है सब। उस गार्जियन को इतना सर झुक नीचे करने पर मजबूर कर देता है कि गार्जियन कभी कभी सुसाइड कर लेता है। ऐसे इसके सामने प्रेस करता है सब कि लग रहा है ये क्रांतिकारी है। कल ही हम एक फेसबुक को वीडियो देखे थे बाबू, एक पत्रकार जाके पूछ रहा है कि क्या ना, कल गुस्सा आया कि साला इनको सही का दर्जा दे दो, तुम भारत रत्न दिलवा दो। ये गंदगी है समाज के। अरे जो बच्चा अपने गार्जियन को रुलाएगा, जो अपने मां बाप को रुलाएगा, क्या लगता है तुमको? तुम नहीं रोगे? वेट एंड वॉच, तुम भी बाप बनोगे, तुम भी मतारी बनोगे, मम्मी बनोगे, जो लड़का लड़की कर रहा है सब। जब तुम्हारा बच्चा, जब तुम्हारा बात नहीं मानेगा, जब तुमको तुम्हारा इज्जत नीलाम करेगा, तो उस दिन तुमको दर्द पता चल जाएगा कि दर्द गार्जियन का क्या होता है। तब पता चलेगा। सब कुछ ठीक है जी, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं कि दुनिया में दोस्त बनेंगे बहुत सारे लोग जी। ये तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा रिश्ता फैमिली के साथ है। हो सकता है नए नए दोस्त लड़का भी होता है, दोस्त लड़की भी होती है, दूसरा कोई भी दोस्त होता है, फैमिली वाला दूसरा दोस्त मिल जाता है। लेकिन जब तुमको पता चले इन दोनों रिश्ते में तुम्हारा फैमिली है भाई और ये दूसरा कोई है, तुमको अब एक समय ऐसा आ गया कि सब लोग साथ थे, ऐसा आ गया कि चुनना पड़े कि फैमिली की ये, तो भाई हम तो कहते हैं कि फैमिली को कभी मत छोड़ना, कि तुम्हारा सुख दुख, तुम आज जो हो उसका सारा क्रेडिट इसको जाता है, तुम्हारे माँ बाप को। और बच्चे कभी कभी भागते हैं ना घर से, मीडिया में कभी कभी आप न्यूज सुनते होंगे, ये पता करवा सबका, क्या कहता है सब कि हमको अपने जान का खतरा है। किससे? अपने माँ बाप से। हमको मार देगा, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि हमको सुरक्षा मिल जाएगी। सुने हैं ऐसा? अच्छा, किससे खतरा है जान का? माँ बाप से। माँ बाप उसको मार देगा, इसलिए उसको खतरा है माँ बाप से, उसको अपने जान का। अरे क्या वो तुम्हारा जान मारेगा रे? जान मारना होता तो 9 महीना पेट में रखती हो मतारी, उस समय नहीं मार दी रहती। क्या इतना बड़ा करने की जरूरत क्या था? तुम कहते हो कि मेरी हमारे जान के दुश्मन हमारे माँ बाप हैं, वो क्या तुमको मारेंगे जी? मारना होता तो तुम इतना बोलने के काबिल बचते, कभी खत्म हो गए, ना रहते ना बोलते।
ऐसा आरोप लगा देते हैं जी। और मान लीजिए सपोज है तुम्हारे माँ बाप तुमको मार देंगे ना, तो उनका हक बनता है तुमको मारने का। हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारा जान हम ले ले तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जान भी आप ही का तो है, इनका है, उन्हीं का तो है। लेकिन ऐसा गार्जियन कभी नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ कभी करता है तो बहुत, अगर कुछ ऐसा केस आता भी होगा तो बहुत रेयर केस होता होगा, समझ में आ रहा ना, और गार्जियन बहुत मजबूर हो जाता होगा। लेकिन आजकल के बच्चे पूरा खुलेआम नीलाम कर रहे हैं इज्जत को, और इनको क्रांतिकारी साबित करने के लिए साला पत्रकार सब ये है, गाली हमको देने का मन कर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये सब लग गया है। अब ये चीजों को बच्चा हमारा देखेगा, हमारा समाज देखेगा, तो क्या उसको अच्छा चीज सीख रहा है वो? अरे तुमको अगर इंटरव्यू लेना है ना, तुमको अपना न्यूज चैनल चलाना है ना, तो समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं। दिखाओ ना कि वो एक बच्चा है जो अपने माँ बाप का कितना कदर करता है। दिखाओ ना कि वो भले ये नौकरी ले लिया, वो नौकरी ले लिया, फिर भी अपने माँ बाप का कितना इज्जत करता है, लोग वो भी देखेगा। हीरो तुम बनाओ ना उसको, लेकिन चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए ये सब ये कर रहा है, समझ में आ रहा बाबू? और हम आपसे कहेंगे, भले बुरा मानिएगा कोई बात को, ये हम क्लास अभी नहीं लिए आपका थोड़ा देर, लेकिन बाबू हम यही कहेंगे, पढ़े लिखिए अलग बात है जी, लेकिन जहाँ फैमिली का बात हो जाए, जहाँ माँ बाप का बात हो जाए ना, दुनिया को छोड़ देंगे, समझ में आ रहा ना? माँ बाप ही सब कुछ है। नहीं तो बाबू जितना दर्द माँ बाप को होता है वो आपको मालूम चल जाएगा, समझे, जब आप माँ बाप बन जाएंगे। आज आप पढ़ने आए हैं ना, अरे बच्चा आप पढ़ने आए हैं ना, किसके भरोसे आए हैं कि जा रहे हैं कोचिंग में पढ़ेंगे, सर पैसा मांगेंगे तो कहाँ से ला के देंगे? माँ बाप देंगे ना। माँ बाप क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? कि आज हम उस पर खर्चा कर रहे हैं, पैसा पढ़ा रहे हैं खर्चा करके, लड़का हमारा पढ़ लिख के कोई नौकरी ले लेगा, कमाने लगेगा, तो पैसा हमको वापस कर देगा, इसलिए पढ़ा रहा है? नहीं जी, बस उसका लालच पता है क्या है? छोटा सा लालच है। वो चाहता है ना कि हम अगर जिंदा हैं तो हमारे अपने बच्चों के हर एक खुशियों को हम पूरा कर रहे हैं, उसको जो चाहिए हम पूरा कर रहे हैं, हम जिंदा हैं तो सब कुछ पूरा कर रहे हैं। अगर हम ना रहे तो, अगर बाप बच्चा हमारा पढ़ लेगा, पैसा कमाने लगेगा, तो हम रहेंगे तो उसको हमेशा खुशी देंगे, भले हमारे लिए, उसके लिए वो भले अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा, तुमको पहनाएगा, दिन भर कमाएगा, तुमको खिलाएगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि वो अपने सामने तुमको कभी दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे पर खुशी के लिए वो अपना सब कुछ देने को, सब कुछ करने को तैयार है, चाहे कोई भी उसको जॉब करना पड़े, दिन भर धूप में खटना पड़े, तो भी वो कमा के पैसा लाता तुम्हारे लिए, और चाहता बस इतना है कि तुम पढ़ लो, कुछ कर जाओ, ताकि हम हैं तो तुमको खुश रख रहे हैं, और मैं रहूं तो भी तुम खुश हो, और ना रहूं तो भी तुम खुश रह सको, बस यही लालच है, समझ में आ रहा ना? क्या बुरा सोच रहा है रे? जिंदा है तो भी तुम्हारे लिए खुशी के लिए सोच रहा है, और अगर सोच रहा है कि लाइफ में हम रहेंगे नहीं कि नहीं रहेंगे तभी हमारा भूत बच्चा खुश रहे, तो यह शुरू से तुम्हारे लिए तो कर रहा है रे। क्या बाबू? वो भी चाहे तो पैसा कमा रहा है, 500 रुपया अगर कमा रहा है दिन में, 1000 कमा रहा है ना, तो 800 जाके खर्चा करता अपने पर, खाता पीता ऐस करता है, छोड़ बाहर में जासन, लेकिन बचा के लाता है तुम्हारे लिए। क्या बाबू? तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि जो माँ बाप हमारे खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कि हम नहीं सोचेंगे? हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो जो हमारे खुशियों के लिए सोच रहा है, हम उसके खुशियों के लिए नहीं सोच सकते हैं क्या? आज ये भी तो सोच सकते हैं कि हमारे माँ बाप आज हैं कमाने की स्थिति में, तो सब कुछ हमें दे रहे हैं। अगर ऐसा भी समय आएगा ना कि हो सकता है मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो रहे, धीरे धीरे कमाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, नौकरी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उस समय वो हमको खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी बारी वहां शुरू होती है ना, तो हम भी उनको क्या करेंगे? खुश रखें। तो कब खुश रखेंगे? जब कमाएंगे, जब अच्छा इंसान बनेंगे। क्या बाबू? तो बस ये कर सकते हैं। और उनको क्या चाहिए? अगर वो बुजुर्ग हो जाते जब कमाने की स्थिति, उनको क्या चाहिए?
बस आप 2 वक्त का खाना उन्हें दे दें और आप खुश रहें। बस आप खाना उनको 2 वक्त का दे दीजिए और आप खुश रहिए। गार्जियन ऐसे ही देख लेगा, हमारे लड़को आज घर से निकल बड़ी खुश रहो, वो दिन भर खुश रहेगा। लेकिन आप टेंशन में निकलिए ना, घर पे कमाने की स्थिति में नहीं है, घर में आप टेंशन से निकलिए, वो दिन भर टेंशन है और लड़को आज टेंशन में रहो। तो उसको खुशी के लिए कुछ नहीं करना है, खिलाइए उसको और आप खुश रहिए, वो खुश रहेगा। क्या बाबू, ऐसा कहाँ मिलेगा जी? और ऐसा कौन देगा? माँ बाप। भले हमारी माँ बाप से हमसे भी कभी कभी बहस हो जाता है, आपको भी होता होगा घर पे गार्जियन से बहस, तो वो चलेगा, तुम्हारी खैजी थोड़ा सा हो गया, चलो, सब जगह होता है बहस, सब जगह होता है। और बात विवाद फैमिली है तभी तो हो रहा है, हो ठीक है, लेकिन जब बात आ जाए इनकी इज्जत की ना, तो वही है सब कुछ। क्या बच्चों लोग, प्यारे बच्चों, अंदर से तो भड़ास। कल देखे ना वीडियो, बड़ी गुस्सा आया यार, ऐसे 2-4 दिन से देख रहे हैं, अंदर से गुस्सा आ रहा है, समझे, मन कर रहा है कि फाड़ देते, समझ में आ रहा ना, लेकिन क्या करे बाबू, टीचर बने, समझ में आता, ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता। नहीं लोग देख ना, मास्टर हुआ, मास्टर तटे ही और तटे। प्यारे बच्चों, वेक्टर का डिफिनीशन, प्यारे बच्चों देखिएगा, तो वेक्टर का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में बाबू, सॉरी समय आपका हम इधर से उधर लेके चले गए। लिखने का तो इतना ही लिखे, लेकिन लिखने का इतना ही नहीं लिखे, हम समझाए भी है उधर बहुत सारा चीज, समझ में आ रहा ना? तो प्लीज नाराज मत होइएगा, कल हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है ना? समय नहीं है, समझे, आज घड़ी होने की पहननी, उससे समय ना पता चला, ठीक है बा, घबराइएगा मत। और बाबू प्लीज जो बोले हैं ना, उस पर एक बार बाबू विचार कीजिएगा, रात में जाके घर पे सोइएगा ना, तो एक बार सोचिएगा कि सर क्या कर रहे थे। और मेरे बातों से अगर 2-4 बच्चे भी प्रभावित हो गए ना, तो समझेंगे कि मेरा बात, चलो जी, कहीं बोले तो किसी ने कदर किया। बाबू आप बाबू प्लीज इतना ही उतार लीजिए, क्या बाबू, और चाहेंगे तो ये भी उतार लीजिए, ये पेज में उतार लीजिए, कल समझा देंगे हम आप लोगों को, ठीक है ना?